अरे वाह, इन तरबूज को खा के तो मजा ही आ गया। लेकिन उससे भी ज्यादा मजा इन तरबूज को नष्ट करने में आता है। वह भैंसा जंगल से भाग के आया था और प्रत्येक दिन लोगों की फसलों को बर्बाद कर रहा था। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरे खेत के सारे तरबूज उस दुष्ट भैंसे ने बर्बाद कर दिए। अब मैं क्या करूंगा? अपना पेट कैसे पालूंगा? इन तरबूजों को बेचकर ही मैं अपना घर चला रहा था, परंतु उस दुष्ट भैंसे ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। अरे, क्या हुआ रामू भाई? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? क्या ही बताऊं भाई, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही है। उस दुष्ट भैंसे ने मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? रामू की बात सुनकर वे थोड़ा सहम जाता है और मन ही मन सोचने लगता है। जब वे भैंसा यहाँ तक पहुंच गया तो कहीं उसने मेरा भी खेत तो बर्बाद नहीं कर दिया? अभी देख कर आता हूं। इतना सोचकर रामू अपने खेतों पर जाता है। वे वहां जाके देखता है कि उसकी फसल बिल्कुल सही सलामत होती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी फसल सुरक्षित है, लेकिन मुझे इतना खुश नहीं होना चाहिए। वो भैंसा कभी भी आकर मेरी फसलों को बर्बाद कर सकता है। एक काम करूंगा, मैं आज रात से ही अपने खेतों में रखवाली करना शुरू कर दूंगा। रात होते ही मंगरू एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने खेतों की रखवाली करने लगता है। उधर ही वे दुष्ट भैंसा खाने की तलाश में निकलता है। यहाँ पर तो खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, कल वाली जगह पर ही जाता हूँ, जहाँ मीठे मीठे तरबूज थे। वे भैंसा रामू की खेत की ओर चल देता है। वहीं रास्ते में मंगरू का खेत भी पड़ता था। वे भैंसा मंगरू के खेत में पहुंचता है। अरे वाह, यहाँ से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कल तो मैंने तरबूज खा लिए थे, आज कुछ नई चीज का स्वाद लेता हूँ। भैंसे को देख मंगरू डर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है। अरे बाप रे, ये भैंसा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। इसके ये नुकीले सींग और लाल लाल आंखें। मंगरू डंडा लेके उस भैंसे की ओर बढ़ता है और उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वे भैंसा उससे डरने की वजह उल्टा उस पर हमला कर देता है। अरे कोई बचाओ, ये भैंसा पागल हो गया है। मेरे ही खेत में आकर मुझ पर ही हमला कर रहा है। अरे कोई रोको इसको। हे भगवान, ये क्या हो गया? उस दुष्ट भैंसे ने मेरा पूरा खेत उजाड़ दिया। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंगरू भाई, हमें उस भैंसे का कुछ करना ही पड़ेगा, वरना वो ऐसे ही सबकी फसलों को बर्बाद करता रहेगा।
मंगरू और गांव के अन्य लोग सब मिलके राजा के पास पहुंचते हैं और वहां जाके उन्हें सारी समस्या बताते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है, हमें इसका हल निकालना होगा। सेनापति, तुम पूरे गांव में ऐलान कर दो कि जो भी उस भैंसे को मार के लाएगा, हम उसे अपना आधा राज्य देंगे। सेनापति सैनिकों को लेकर गांव में राजा की कही हुई बात की घोषणा करने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों सुनो। राजा ने एक शर्त रखी है कि जो भी उस भैंसे को मार के राजा के पास लाएगा, वे उसे अपना आधा राज्य सौंप देंगे। राजा ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी वहां कोई नहीं आया। सेनापति, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? तुमने अच्छे से तो घोषणा की थी ना पूरे गांव में। महाराज, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही बोला सभी गांव वालों से, फिर भी कोई नहीं आया। मैं तो कहता हूं कि आप अपनी शर्तें बदलकर कुछ और कर लीजिए। सेनापति, तुम सही कह रहे हो। एक काम करो, सभी गांव वालों से बोल दो कि राजा ने अपनी शर्तें बदल ली हैं। अब जो उस भैंसे को मार के लाएगा, राजा उसे अपना राज्य तो देंगे ही, परंतु उसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी करवाएंगे। सभी गांव वालों सुनो, राजा ने अपनी शर्तें बदल ली हैं। अब जो उस भैंसे को मार के राजा के पास लाएगा, वह उसे अपना आधा राज्य तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ ही वे अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ करवाएंगे। उधर ही दो भाई भी खड़े हुए थे जो कि राजा की कही हुई शर्तें सुन रहे थे। उन दोनों भाई में से छोटा भाई बहुत भोला और ईमानदार था, और वहीं दूसरी ओर बड़ा भाई बहुत चालाक और शातिर था। अरे वाह, राजकुमारी से शादी तो मैं ही करूंगा। अब भी जाता हूँ राजा के पास। इतना कह के राकेश वहां से राजा के पास चला जाता है और उसका छोटा भाई भोला भी वहां से घर की ओर चला जाता है। महाराज, उस दुष्ट भैंसे को तो मैं ही मार के लाऊंगा और राजकुमारी से शादी भी मैं ही करूंगा। आप बस शादी का इंतजाम कर लीजिएगा, मैं जल्द ही लौट के वापस आऊंगा। भोला घर आके अपने बीमार पिता को सारी बातें बताता है। पिताजी, अब मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे तिल तिल मरने से अच्छा है कि मैं कोई वीर टोहरा कार्य करके ही मर जाऊं। पुत्र, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम हमेशा खुद को क्यों कोसते रहते हो? पिताजी, और मैं क्या करूं? एक बेटा होने का मैं कोई भी फर्ज नहीं निभा पा रहा। यदि मैं आपकी दवाई भी नहीं ला पा रहा तो मैं कैसा बेटा हूं पिताजी? घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही है। भैया तो कुछ भी नहीं करते, बस सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। पुत्र, तुम दुखी मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। पिताजी, अगर भगवान ही सब ठीक कर देंगे तो मैं भगवान के सहारे ही उस दुष्ट भैंसे को पकड़ने जाऊंगा। अगर भगवान ने चाहा तो मैं जिंदा लौटकर वापस आ जाऊंगा। ठीक है पुत्र, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकते हो। भगवान तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। महाराज, मैं उस भैंसे को मार के लाऊंगा, आप बस मेरा इंतजार कीजिएगा। मैं जल्द ही लौटकर वापस आऊंगा। इतना बोलकर भोला उस दुष्ट भैंसे को मारने के लिए निकल जाता है। भोला तलवार लेकर उस भैंसे को ढूंढने निकल जाता है। उधर ही राकेश उस भैंसे को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। अरे भगवान, इतनी देर से उस भैंसे को ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। चलते चलते मैं तो थक गया। एक काम करता हूं, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूं। इतना कहकर राकेश वहीं आराम करने लगता है। भोला चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचता है। अरे, इस गुफा से तो कुछ आवाजें आ रही हैं। कहीं वो दुष्ट भैंसा इसी गुफा में ही तो नहीं छुपा? अब भी जाके देख के आता हूं।
वे भैंसा उसी गुफा के अंदर होता है। भोला उस भैंसे को देखकर बोलता है, अरे दुष्ट भैंसे, तू गांव वालों को तकलीफ देकर यहां मजे कर रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी भोला तलवार लेकर उस भैंसे की ओर बढ़ता है, लेकिन वे भैंसा भी भोला की तरफ बढ़ता है। जैसे ही भैंसा भोला की तरफ हमला करता है, भोला तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और वे भैंसा वहीं मर जाता है। चलो, ये भैंसा तो मर गया। अब इसको लेकर जल्दी से राजा के पास जाता हूं। भोला भैंसे के सिर को हाथ में लेकर राजमहल की ओर चल देता है। भोला उसी जगह से गुजरता है जहां उसके बड़े भैया आराम कर रहे थे। अरे बड़े भैया तो यहाँ पर सोए हुए हैं। चलो मैं इन्हें जगा देता हूँ, वरना कोई जंगली जानवर आके भैया को नुकसान भी पहुंचा सकता है। उठिए भैया, देखिए मैंने उस भैंसे को मार दिया। यह सुनकर राकेश तुरंत उठ जाता है। उसी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वे मन ही मन सोचने लगता है, अरे इसने इस भैंसे को कैसे मार दिया? अरे क्या सच में इस भैंसे को तुमने ही मारा है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम तो बहुत वीर हो। अरे अब तो यह राजकुमारी से शादी कर लेगा और राजा का आधा राज्य भी इसका हो जाएगा। नहीं, मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगा। राजकुमारी से शादी तो मैं ही करूंगा। चलो अब हम जल्दी से राजा के पास चलते हैं। वे दोनों राजा के पास जा ही रहे थे कि तभी राकेश भोला पर पीछे से चाकू से वार कर देता है और उसे धोखे से मार देता है। चलो, ये तो मर गया। अब एक काम करता हूं, इसे यहीं पर छोड़ के चला जाता हूं। वैसे भी ये जंगल है, कोई न कोई जंगली जानवर आके इसके शरीर को खा लेगा और किसी को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। अब मैं जल्दी से इस भैंसे को लेकर राजा के पास जाता हूं। अरे वाह वाह, फिर तो राजकुमारी से शादी होगी और राजा का आधा राज्य भी मेरा हो जाएगा। राकेश उस भैंसे के सर को लेके राजमहल की ओर चल देता है। राजा उसके हाथ में उस भैंसे के सर को देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, आखिर इसके जैसा मूर्ख और घमंडी इंसान मेरा दामाद बनेगा। यदि मैंने अपना राज्य इसके हाथों में सौंप दिया तो मेरे राज्य का विनाश ये खुद ही कर देगा। अब क्या करूं मैं? अपने वचन से पीछे भी नहीं हट सकता। क्या हुआ महाराज? आपने अभी तक विवाह की तैयारी नहीं की? अरे बेटा, मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से अवश्य कराऊंगा, परंतु अभी नहीं। पंडित जी ने बताया है अभी 7 दिनों तक मुहूर्त अच्छा नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा विवाह और हमारा आधा राज्य इन 7 दिनों बाद ही देंगे। ठीक है महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं 8वें दिन दुल्हा बन के आपके राज्य में आऊंगा। बेटा, तुम्हारा भाई कहाँ है? वो उस भैंसे को मारने गया था, लेकिन अभी तक वे वापस नहीं लौटा। अरे पिताजी, आप मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं? मुझे नहीं पता भोला कहाँ गया। आप खुद ही जाके देख लीजिए और भोला को ढूंढ के ले आइए। पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर वो वापस नहीं आया तो समझ लीजिएगा कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया। बेटा, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? ये मत भूलो कि बुरे वक्त में एक भाई ही दूसरे भाई के काम आता है। महाराज, 7 दिन तो बीत गए, आज तो विवाह का मुहूर्त है। आप जल्दी से अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करवा दीजिए और अपना आधा राज्य भी मुझे सौंप दीजिए। हे भगवान, क्या मेरी पुत्री का भाग्य इसी दुष्ट के भाग्य के साथ जोड़ दिया है? यदि यही बात है प्रभु, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह खुशी खुशी इसके साथ करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ठीक है, तुम जरा बैठो। मैं अपने पूरे राज्य में अपनी पुत्री के विवाह की घोषणा करवा देता हूं। मंत्री जी, जाइए और राजकुमारी के विवाह की घोषणा करवा दीजिए और कह दीजिए कि सभी लोग जल्दी से जल्दी राजकुमारी के विवाह में शामिल हों। सुनो सुनो, राजा की बेटी का आज विवाह है, तो सभी जल्दी से जल्दी राजा के दरबार में पहुंच जाइए। रुकिए, ये विवाह नहीं हो सकता। अरे भोला बेटा,
तुम तो मर गए थे ना, फिर तुम यहां कैसे? नहीं महाराज, मैं मरा नहीं, लेकिन मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई थी। बताओ, कौन है वो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? महाराज, मुझे मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरे बड़े भैया ही हैं। फिर भोला अपनी सारी कहानी राजा से बताता है। अरे ये कौन है? अरे बेटा उठो, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? लगता है इसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। इसे घर ले जाकर वेद से इसका इलाज कराना होगा। वे उसे घर ले आता है और वेद से उसका इलाज करवाता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे कुछ दिन में होश आ जाएगा और जख्म भी धीरे धीरे भर जाएगा। अजी सुनती हो, आज राजा की बेटी की शादी है, सभी को वहां बुलाया है, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सुनकर भोला को तुरंत होश आ जाता है। अरे बेटा, तुम्हें होश आ गया? अरे कहाँ जा रहे हो तुम? सैनिकों, इस दुष्ट को लेकर जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। मुझे माफ कर दो भोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी। चलो सैनिकों, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे गलती की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। रुक जाओ सैनिकों, छोड़ दो मेरे भाई को। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूं कि भैया ने जो भी किया वो गलत है, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। महाराज, जो गलती उसने की वो गलती मैं नहीं कर सकता। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने कातिल पर रहम दिखा रहे हो? तुम महान हो भोला।